Hello everyone, welcome to the class. Myself Dr. Dushyant Pradeep, class for 9th Physics. We are going to deal with the topics from the chapter Gravitation. And in today's class, we are going to study the basic laws of planetary motion, that is Kepler's laws. And after that, we will deal with the questions from NCERT exercise. So students, let's get start. तो बच्चों, let's start the class with Kepler's laws. बच्चों, लास्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने स्टडी किए हैं कुछ बेसिक लॉज मैकेनिक्स के, जिस तरह से न्यूटन्स के लॉज हेल्प करते हैं टू स्टडी द मोशन एंड द कंप्लीट मैकेनिक्स, और बेसिक लॉज हैं वो मैकेनिक्स के, उसी तरह प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करने के लिए जो बेसिक लॉज, बेसिक रूल्स हैं, दे आर कैप्लर्स लॉज. सो बच्चों, बहुत ही बेसिक स्टडीज के बाद कैप्लर्स लॉ को स्टेट किया गया था. देयर आर 3 कैप्लर्स लॉज. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, that is Kepler's first law. फर्स्ट लॉ. और बच्चों, कैप्लर के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है. आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्यों कहा जाता है? सो बच्चों, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहने का या इसको नाम देने का मतलब है कि ये ऑर्बिट्स की शेप और ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें. सो लेट्स गेट द स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ कैप्लर. सो बच्चों, कैप्लर की फर्स्ट लॉ की क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ कहता है बच्चों कि अगर आपके पास एक एलिप्स है, सो उस एलिप्स को आप पाथ मान सकते हैं एक प्लैनेट का. मीन सिंपली आप कह सकते हो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ. ये पहले माना जाता था कि सन के आगे पीछे घूमने में एक सर्कुलर पाथ है, बट केपलर ने स्टेट किया ये एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, ये आपका जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एलिप्स. सो ये एक एलिप्टिकल फॉर्म है. अब जब बात करते हैं हम एक एलिप्स की, तो हम एलिप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट वो जो एलोंगेटेड होता है, और दूसरा पार्ट जो थोड़ा फ्लैटेंड होता है. जब हम एलोंगेटेड पार्ट की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास मेजर एक्सिस आती है, और मेजर एक्सिस के ऊपर हमारे पास 2 फोकस आते हैं, और हम फोकस के प्लूरल को लिख सकते हैं फोकाई. सो वी आर हैविंग 2 फोकाई ऑफ एन एलिप्स. सो न्यूटन ने जिस तरह मैकेनिक्स को ईज करने के लिए लॉज दिए, सो कैप्लर ने ये लॉ दिया और पाथ दिया कि the planets revolve around the sun in an elliptical path. ये पाथ कैसा है बच्चों? This is an elliptical path. So this path is elliptical. तो ये elliptical path में मूव कौन करेगा? You are going to have planets. ये planets मूव करेंगे इस पाथ पे, and the sun will be at one of the foci. Means अगर मेरे पास 2 फोकस है F1 और F2, तो आपका जो सन होगा that will be either at F1 और F2. सो यहां पे फर्स्ट लॉ कैप्लर का या प्लैनेटरी मोशन का हमें क्या देता है? हमें 2 चीजें देता है बच्चों. पहली चीज क्या देता है? वो देता है शेप ऑफ ऑर्बिट्स, शेप ऑफ ऑर्बिट. और दूसरी
वो ये बताता है कि शेप ऑफ ऑर्बिट जो है उसके हिसाब से हमारा सन की पोजीशन क्या है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द स्टार विच इज सन इन द केस ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सो फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। अब इसी तरह दूसरे लॉ की बात करते हैं, जिस लॉ को सेकेंड लॉ, और बच्चों सेकेंड लॉ का जो नाम है दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। बहुत ही आसान है, बहुत ही समझने में बहुत ही आसान है। ये अगर आपके पास एक एलिप्टिकल पाथ है और उस एलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस के ऊपर, किसी एक फोकस के ऊपर क्या है, यहां पे फोकस के ऊपर है भाई आपके पास सन। वी आर हैविंग सन हियर and we are having a planet somewhere। प्लैनेट की बहुत सारी पोजीशंस में लेने वाला हूं, यहां पे दो पोजीशंस ये हैं P1 P2, यहां पे ले रहा हूं दो पोजीशंस P3 P4। सो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है बच्चों, अगर जो लाइन सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ प्लैनेट को ज्वाइन करती है, सेंटर ऑफ प्लैनेट को ज्वाइन करती है, या उस वेक्टर को अगर एक रेडियल स्वीप कहा जाए, अगर एक लाइन जो है उसे यहां से हम ले रहे हैं और ज्वाइन करें प्लैनेट्स की डिफरेंट पोजीशंस पे। मैंने क्या किया, मैंने सन ले लिया एट वन ऑफ द फोकाई, मैंने प्लैनेट ले लिया एक, बट प्लैनेट की डिफरेंट टाइप्स पे, डिफरेंट टाइम पे मींस डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में उसकी पोजीशंस ले ली इन दैट एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, मान लीजिए एक टाइम पे वो P1 में था, एक टाइम पे P2 पे, फिर P3 पे था और P4 पे। तब सेकेंड लॉ कहता है, इफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट sweeps equal area in equal intervals of time। क्या करता है कि अगर मान लीजिए आपके पास जो लाइन मान लीजिए SP1 है, ये स्वीप करती है इक्वल एरिया, मतलब P1 से लेकर P2 में जाते हुए जो इसने ये वाला एरिया स्वीप किया है, मींस P1 से P2 जाते हुए मान लीजिए इसने टाइम कितना ले लिया T, P3 से P4 जाते हुए टाइम ले लिया T, सेम टाइम में वो P1 से P2 पहुंचे और सेम टाइम में वो P3 से P4, उस समय जो एरिया इन लाइंस के बीच में स्वीप होगा दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी इक्वल। सो कैप्लर्स सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सन which is at one of the foci of the ellipse and the center of the planet in the equal time, equal interval of time will be equal। अब बात यहां पे क्या आ गई कि एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, ये क्या है, हर टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल है, मींस दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ये किसने कहा, ये कहा सेकेंड लॉ के, कैप्लर के सेकेंड लॉ के। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि जब वो दूर होगा उस समय उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जब पास आएगा उस समय उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दूर जाते ही उसकी स्वीपिंग जो रेडियल वेक्टर है उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। सो इट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ की बात करते हैं हम। थर्ड लॉ बच्चों कहता है, थर्ड लॉ कहता है किसके बारे में, अबाउट द पीरियड्स, मींस टाइम पीरियड के बारे में। सो दिस इज ऑल्सो नाउन एज लॉ ऑफ पीरियड।
इट इज लॉ ऑफ पीरियड। और स्टेट क्या करता है, ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड that will be directly proportional to the cube of the semi-major axis। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ये एक एलिप्स है, ये क्या है, एक एलिप्स है, तो इस एलिप्स को मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या होंगे, दो फेजेस हैं इसके, वन इज एलोंगेटेड, वन इज अदर वन इज योर व्हाट, फ्लैटेंड। तो बच्चों ये हो गई आपकी माइनर एक्सिस, दिस वन इज योर माइनर और दिस वन इज योर मेजर एक्सिस, दो एक्सिस हो गई। तो ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये जो बच्चों सेमी मेजर एक्सिस है आर, इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा कौन, होगा स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। तो ये बात समझ आ गई आपको। तीन स्टेटमेंट्स पढ़ी हमने जो कैपलर ने दी। कैपलर के लॉज उसी तरह बेसिक फंडामेंटल हैं प्लैनेटरी मोशन के केस में, जिस तरह से बेसिक फंडामेंटल लॉज है न्यूटन के तीन लॉज मैकेनिक्स के केस में। तो ये बात समझ आ गई बच्चों। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देने जा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपके पास ये छोटी सी टर्म आ गई, एक ग्रेविटी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ग्रेविटी। तो बच्चों ग्रेविटी के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेविटी कोई अलग से टर्म है, ये सिर्फ एक नॉमिनेशन है, ये सिर्फ एक नाम दिया गया है। किसको नाम दिया गया है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही। बट किसके केस में, जब फोर्स कौन लगा रहा हो या फोर्स किस पे लग रही हो, अर्थ के केस में। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी दो बॉडीज, एक बड़ी और एक छोटी, या दोनों बराबर या छोटी या बड़ी, एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, मींस M1 M2 है, अगर ये बच्चों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, कौन सी फोर्स के साथ, अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, at that time there will be a gravitational force between them। वो जो फोर्स जिससे वो इंटरैक्ट कर रही होंगी, that will be gravitational force। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर इन दो बॉडीज में से एक बॉडी बच्चों अर्थ है, दिस वन इज अर्थ। ये बॉडी कौन सी आ गई, अगर ये बॉडी आपकी अर्थ है तो उस समय ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसे हम बच्चों क्या कह जाएंगे, ग्रेविटी कह जाएंगे। सो ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बट व्हेन वन ऑफ द बॉडीज which are interacting are attracting each other is earth, one of the body is earth। तो ये बात आपको समझ आ गई बच्चों। तो ये कंसेप्ट था आपका, ठीक है। सो चलिए बच्चों अब कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। क्या हो गया, आपको देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से वैरी करती है जब उनके बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाए। चलिए पहले तो ये देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कैसे करती है या उसका एक्सप्रेशन क्या है। फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, बॉडी ऑफ मास m1 मास m2 अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे फोर्स निकालनी है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यही दो ऑब्जेक्ट्स इनका मास m1 और m2 है, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ देम इज हाफ। अब बच्चों मुझे क्या करना है, माय डिस्टेंस r बिकम्स r बाय 2, देयरफॉर f डैश विल बी इक्वल टू, मैं उस वेरीड फोर्स को f डैश लिख रहा हूं। g बच्चों कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। m1 और m2 मासेस चेंज नहीं हुए,
ठीक है, उनका भी मास चेंज नहीं हुए, सिर्फ उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ है। अब डिस्टेंस r नहीं रहा, r/2 हो गया है, सो इट इज r/2 का स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व कीजिए। सो f डैश विल बी इक्वल टू g m1 m2 अपॉन, अंदर ले जाइए स्क्वायर को, ये r²/4 बन जाएगा। बच्चों ये 4 यहां ऊपर चला जाएगा, मेरे पास f डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। और बच्चों इस चीज को ध्यान से देखो, ये कौन है, ये बच्चों वही आपकी f है, ये क्या है, f। सो योर f डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स f। सो अगर बच्चों आपका डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ, तो फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दैट वुड बिकम 4 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स, इनिशियल फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ। नंबर 1 कौन है, अर्थ, मींस ये ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या नाम हो गया, ग्रेविटी निकालनी है आपको, एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ अर्थ बच्चों आपको दिया गया है, दिस इज 10 की पावर 24 एंड इट इज 6.4 रेज टू पावर 6। ठीक है बच्चों, चलिए पहले गिवन लिखते हैं। क्या दिया गया है, यू हैव बीन गिवन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं इसे स्मॉल m से लिख रहा हूं, इट इज 1 किलोग्राम। यू हैव बीन गिवन द मास ऑफ अर्थ, मैं इसे कैपिटल M से लिख रहा हूं, 10 इंटू 24 किलोग्राम। और मैं डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ लिख रहा हूं 6.4 10 की पावर 6 मीटर्स। बच्चों वैल्यू ऑफ कैपिटल G कांस्टेंट है, 6.6 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। सो बच्चों सबसे पहले व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, दैट इज G, एक बॉडी का मास जो कि मास ऑफ अर्थ है, दूसरी बॉडी का मास जो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, यहां डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। G की वैल्यू 6.6 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 10 की पावर 24, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, आर का स्क्वायर 6.4 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, और की पावर 2। अब सॉल्व कीजिए। तो बच्चों मैं हमेशा आपको बोलता हूं सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है, 10 की पावर्स -11 6 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 का स्क्वायर है बच्चों, और ये है 10 की पावर 12। सो बच्चे 10 की पावर को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपके पास 6.6 6 अपॉन 6.4 का स्क्वायर बच्चों, 10 की पावर को सॉल्व कीजिए 12, यू वुड गेट ओनली 10। सो सॉल्व कीजिए इसको, ये आपके पास आ गया 9.8 न्यूटन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कितनी बन गई आपके पास, 9.8 न्यूटन। तो इतनी फोर्स के साथ अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो बच्चों जो न्यूटन ने लॉ दिया था ऑफ ग्रेविटेशन, उस लॉ की क्या एग्जाम्पल। सो बच्चों सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि यही वो लॉ है जो हमें बताता है कि एवरी बॉडी that exists, you can say that has some mass that attracts each and every other body। ठीक है, तो ये लॉ सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि ये हर दो बॉडीज जिनका मास है उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है। दूसरे क्या चीज पूछी गई है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
मतलब ग्रेविटी जब एक्ट करती है। सो बच्चों यहां पे बात एक याद रखनी है, जब सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जो बॉडी जब सिर्फ एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंडर मूव करती है, तो जो उसकी एक्सेलरेशन होती है, उस एक्सेलरेशन को बच्चों क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है इसे स्मॉल जी से, और स्मॉल जी की वैल्यू सी लेवल पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और बच्चों याद रहे, ये वैल्यू सिर्फ सी लेवल पे है, और ये वैल्यू चेंज करती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द surface of earth upward or below, means with height, with the depth। तीसरा with the rotation of earth। चौथा चौथा आपका क्या है? that due to the shape of earth, because shape of earth is not completely sphere, it is flattened at one point and it is elongated at the other। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 as strong as gravitational force on the earth। what is the weight of Newton of 10 किलोग्राम? तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम उस बॉडी का अर्थ पे वेट निकालेंगे। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है व्हाट इज वेट। बच्चों वेट मेजरमेंट है ग्रेविटी की। सो वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब मास कितना है पहले तो ये देखते हैं। मास है बच्चों 10 किलोग्राम। जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो बच्चों वेट किसके बराबर हो गया? तो वेट का दूसरा नाम ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इट इज 9.8 10, सो यू वुड गेट 98 न्यूटन। ये क्या है? वेट है किसका? उस बॉडी का। कहां पे? अर्थ पे। अब हम कहां चले गए? मून पे। सो वेट ऑफ बॉडी ऑन मून, उसने बताया किसके बराबर है? 1/6 वेट ऑन अर्थ। अर्थ पे जितना है उसका 1/6। सो बच्चों ये वेट किसके बराबर हो गया? 1/6। अब वेट ऑन अर्थ कितना है? ये है भाई 98। सो कीजिए इसको। दैट इज द बॉडी का वेट विच इज ऑन द सर्फेस ऑफ मून, क्योंकि सरफेस ऑफ मून पे 1/6 होता है वेट। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर बॉडी का वेट 1/6 क्यों होता है मून के ऊपर? सो बच्चों क्योंकि बॉडी का वेट डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी पे, और स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो मून के ऊपर 1/6 होती है 9.8 की। तो उसी प्रोपोर्शन में आपका वेट भी कम हो जाता है। तो बच्चों ये बात आपको समझ आ गई है? सो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है हाइट। ठीक है, यहां से उस पत्थर को आपने रिलीज किया है, means this height will be the distance traveled। calculate its final velocity। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो 0 है। ठीक है, हाइट आ गई आपके पास। वैल्यू ऑफ स्मॉल g विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है,
अब आपके पास यूज करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों, कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी? 3। पहली कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी कौन सी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वन हम यूज करने जा रहे हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब बच्चों v स्क्वायर हमें निकालना है, u 0 है, 2 इंटू 9.8 इंटू h कितना है? 19.6 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या आ गया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों 2 इंटू 9.8 भी कितना बन गया? 19.6। ये भी आगे ही 19.6 है। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19.6 इंटू 19.6 का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर के साथ रूट, सो v विल बी इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आपको बात समझ आ गई। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, हमने वैल्यू ऑफ जी को यूज किया यहाँ पे, और हमें वैल्यू मिल गई फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you may have got the topics and all the numericals that we have done from the NCERT exercise of 9th physics. So be with me, enjoy physics, see you in the next class. Goodbye.